दिग्विजय फिर तैयार, विजय पथ पर यात्रा निकालेंगे इस बार। 2023 के लिए कांग्रेस की बड़ी योजना, बीजेपी ने दिग्विजय पर मारा ताना। दिग्विजय फिर तैयार हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए दिग्विजय सिंह पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। वे इसके लिए विजय पथ यात्रा निकालेंगे, जिसकी विजयादशमी से शुरुआत होगी। 75 साल के दिग्विजय सिंह इससे पहले भी राजनीतिक और धार्मिक यात्राएं कर चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने संगत में पंगत के नाम से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन किए थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अमरकंटक से गुजरात तक नर्मदा परिक्रमा भी की थी। ये गैर राजनीतिक यात्रा थी, लेकिन दिग्विजय ने इसका भरपूर राजनीतिक लाभ भी उठाया था। यही वजह है कि 2023 के चुनाव से पहले वे विजय पथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने वर्ष 2018 के पहले जो नर्मदा यात्रा की थी 3300 किलोमीटर, उसका फ़ायदा हमें संगठन स्तर पर इलेक्शन में मिला था। और अब विजयादशमी से उनकी विजय पथ यात्रा हो रही है। और मैं से जोर देकर कहूँगा कि विजय पद नहीं है, वो विजय पथ है। तो वो पथ यात्रा भी हमारे पथ को मजबूत करेगी। मिशन 2023 के लिए दिग्विजय सिंह को कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन इधर बीजेपी उनकी विजय पथ यात्रा को लेकर ताना मार रही है। बीजेपी का कहना है कि पहले कांग्रेस निकाय की जंग में दो हाथ कर ले, फिर विधानसभा की बात करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने स्थानीय निकाय के चुनाव में अपनी हार मान ली है, स्वीकार ली है। इसलिए अभी निकाय के चुनाव हो रहे हैं, बात होनी चाहिए आज की, बात हो रही है 2023 की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने पहला मोर्चा तो हार लिया है, हार स्वीकार कर ली है। वो कहते हैं कि हमने नगर निगम की ये तैयारी की है, तो ठीक है। अब इसके बाद चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, इसके बाद विजयादशमी आने वाली है, इसके बाद आप कुछ भी करते हैं। ये तो जाहिर है कि दिग्विजय सिंह जब राजनीतिक यात्रा पर निकलेंगे तो फिर प्रदेश में जमकर सियासत होगी। लेकिन इतना तो साफ है कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर 2018 वाली फॉर्म में दिखेंगे। इस विजय यात्रा के जरिए दिग्विजय पार्टी आला कमान को वो तमाम फीडबैक देंगे जो चुनाव में उतरने से पहले कांग्रेस के लिए फायदेमंद होंगे। हालांकि सवाल यह है कि क्या दिग्गी की यात्रा से कांग्रेस 2018 वाला इतिहास दोहरा पाएगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विजय पथ या अग्निपथ। विजय का कोई भी पथ दरअसल अग्निपथ ही होता है। इसीलिए विजय पथ या सफलता के पथ पर जाने का संकल्प तो आप और हम या संगठन या पार्टियां रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस पथ पर आते हैं और पैर में हमारे पहला ही फफोला पड़ता है, तो हमारा संकल्प धीरे से कुछ कमज़ोर होता है और आगे बढ़ते हैं, फफोला और पड़ता है, दूसरे पैर में भी आता है, तीसरे में भी आता है, और फिर हम कहते हैं बहुत टिपिकल अंदाज में, भैया हरो हम तो घर ही में अच्छे रहे यार, कहाँ आ गए थे अग्निपथ में, चलो भैया अपना कोई नहीं चाहिए, कोई महत्वाकांक्षा नहीं आती अपने मन में। ये दरअसल पलायन पथ होता है। लेकिन अग्निपथ पर चलने वाले हरिवंश राय बच्चन की इसी शीर्षक की कविता की तरह ही आगे बढ़ते हैं कि वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ, तो कांग्रेस का ये अग्निपथ विजय पथ है। और क्या वो अग्निपथ पर चलकर विजय पथ की तरफ अग्रसर हो पाएगी? बहुत बड़े सवाल हैं ये, क्योंकि आपको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको लहूलुहान करेगा, घायल करेगा, विरोध होगा, तमाम तरह की मुश्किलात आएंगी। लेकिन इसके बीच में अगर आप धैर्यशाली व्यक्तित्व की तरह चलते रहेंगे तो ज़रूर आप विजय पथ की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं है, इसीलिए हमने ये बात कही है कि ये विजय पथ की यात्रा है या अग्निपथ की यात्रा है। चलिए आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता मृणाल पंत जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मृदुभाषी आशीष शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सीधा सवाल संदीप जी आपसे कि दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जो विजय पथ को भी अच्छे से समझते हैं और विजय पथ तक ले जाने वाले अग्निपथ को भी अच्छे से समझते हैं।
तो क्या उनकी पिछली बार की नर्मदा परिक्रमा यात्रा, जो एक तरह से फीडबैक की यात्रा भी मानी गई, हालांकि उनका भी ये कहना था और उनके समर्थकों का कि वो विशुद्ध रूप से धार्मिक यात्रा थी, लेकिन हर राजनेता की धार्मिक यात्रा भी राजनीतिक मायनों से जुड़ती है। कैसे देखते हैं आप दिग्विजय सिंह जी की इस घोषणा को कि विजय पथ की यात्रा पे निकलेंगे? देखिए शरद जी, कांग्रेस में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं या नेता हैं कहें कि जिनकी हर हिस्से में राज्य की पहुंच है। भले वो आज से 15 साल पहले सत्ता में रहे हों, लेकिन उनकी सक्रियता बनी है। जो उन्होंने 10 साल के शासनकाल में किया उसके बाद निरंतरता बनी हुई और उनके समर्थक हैं। लगातार वो लड़ाई भी लड़ते हैं और सक्रिय दिखते हैं। आज वो 75 साल के हो गए, लेकिन उनकी सक्रियता उस नौजवान 45 साल और 50 साल के व्यक्ति जैसी है जो वर्तमान दौर में सक्रिय हैं। एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष भी शरद जी हमें देखना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी बीजेपी के लिए सबसे अच्छा चेहरा है। अगर दिग्विजय सिंह आगे होंगे तो बीजेपी ये मान के चलती है कि उसके लिए हमले करना बहुत आसान होगा, लेकिन मुकाबला भी कठिन होगा। ये बात सही है कि कांग्रेस में अगर दिग्विजय सिंह के अलावा हम नेता देखते हैं तो बहुत कम ऐसे हैं जिनकी पूरे प्रदेश में पहुंच है और वो अपनी बात बड़े तर्कसंगत तरीके से कहते हैं। जहां तक आपने नर्मदा यात्रा की बात की, आप ये मानिए कि वो आदिवासी अंचल जो बहुसंख्यक तौर पर यह माना जाता है कि कांग्रेस का वोट बैंक है, उस तक पहुंच के उसका फीडबैक उन्होंने हासिल किया है और लंबे समय से पिछले दिनों में भी वो सक्रिय हैं। और अगर वो यात्रा निकालते हैं, बात सही है कि अग्निपथ तो होता ही है सफलता के रास्ते पर जाने के लिए। शुरू में कष्ट आते हैं, तकलीफें आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में दिग्विजय सिंह सक्रिय हुए तो 2023 का चुनाव हो सकता है 2018 की भी याद दिला जाए हमें। बिल्कुल, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की है। चलिए मैं एक टिप्पणी ले लेता हूँ आशीष शर्मा जी की, फिर मुकम्मल जवाब मृणाल जी से बात करके समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से अग्निपथ और विजय पथ ये दोनों साधने की कोशिश कांग्रेस करेगी। आशीष जी, आप किस तरह देखते हैं? एक बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी ने ये भी कही है कि दिग्विजय सिंह जी का आना आपको उल्लास से, यानी बीजेपी को उत्साह से भी भर देता है, बहरहाल लेकिन चिंता से भी भरता होगा, क्योंकि वो ऐसे रणनीतिकार हैं जिन्होंने 10 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से दूर भी रखा है। जी कहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह एक ऐसे रणनीतिकार हैं जिनके कारण ही आज केंद्र में जो गांधी परिवार है उसकी विश्वसनीयता, उसकी लोकप्रियता कम हुई। एक समय में गांधी परिवार के सलाहकार में प्रमुख रूप से दिग्विजय सिंह जी को गिना जाता था। और जहां तक बात है उनकी यात्रा निकालने की, कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वो कोई भी यात्रा निकाले, विजयादशमी में अभी बहुत समय है। अभी तो इस मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में जो चुनावों का दौर चल रहा है उसमें कांग्रेस दो हाथ करे, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है कि ये उनकी खुद की दिग्विजय यात्रा है, विजय यात्रा नहीं, विजय पथ यात्रा नहीं, ये दिग्विजय पथ बनाना चाहते हैं जिस पर चलकर आगे जाकर मध्य प्रदेश की सरकार अगर कांग्रेस की वजह से उनका उद्देश्य कि कांग्रेस की सरकार बने तो कांग्रेस में बाकी सब पीछे हो जाएं और पूरे मध्य प्रदेश में लगने लगे कि दिग्विजय सिंह ही कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। कमलनाथ जी और उनके बीच जो खटपट चल रही है, मैं उसे इससे जोड़कर देखता हूं और इसलिए ऐसा मानता हूं कि यह यात्रा उनके निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो निकालेंगे। आशीष जी, कई बार ऐसा भी होता है कि एक रणनीति के तहत भी खटपट को प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि ये मैं अनुमान ही लगा रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कि ये अनुमान है या गलत अनुमान है, वो भी मान लीजिए, लेकिन इस खटपट की आड़ में युद्ध में हमेशा कहा जाता है कि प्रतिद्वंदी को कमतर नहीं आंकना है। देखिए, हम तो कांग्रेस को कभी विपक्ष को कभी कमजोर नहीं मानते, लेकिन हमें अपनी तैयारियों पर पूरा भरोसा है। हमने बहुत सारा काम, संगठन की गतिविधियां काफी पहले से प्रारंभ कर दी और ये जो अभी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसमें भी हमारी बूथ स्तर की इकाइयां अच्छा काम करेंगी और इसे मैं सेमीफाइनल भी मानता हूँ एक तरह का। इन चुनाव के माध्यम से बहुत हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंचेंगे, नगर निगमों में पहुंचेंगे, जिला पंचायतों में पहुंचेंगे और इसके ठीक 1 साल बाद, 1-1.25 साल बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे, मैं मानता हूं कि ये उसकी एक तरह से तैयारियां भी हैं और कांग्रेस बिल्कुल आना चाहिए सामने। हमारा कार्यकर्ता भी डटकर मुकाबला करेगा और मैं ऐसा मानता हूं कि हमने जो काम इस समय हमारी सरकार कर रही है और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं उसके कारण जनता का विश्वास जीतने में हम निश्चित सफल होंगे। कांग्रेस किसी भी तरह की यात्रा
निकाले, लेकिन मध्य प्रदेश की विकास यात्रा और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में उसके साथ। तो आशीष पंत जी, आपने सुना मृणाल जी कि बीजेपी का दावा है कि विजय पथ पर तो उसी की यात्रा जो है वही विजय पथ पर पहुंचेगी। जैसी मध्य प्रदेश में चौथी बार उसकी सरकार है, तो उनका दावा है कि 5वीं बार भी विजय पथ पर हम ही बढ़ेंगे, क्योंकि हम हर दृष्टि से प्रतिद्वंदी कांग्रेस की तुलना में बेहतर हैं और सबल हैं, ऐसा भी दावा उनका है। ये अधिकार है उनका, जैसे आपका अधिकार है कि विजय पथ की तरफ आप बढ़ेंगे, ये दावा आपका भी है। जी बहरहाल, अब आप किस तरह से देखते हैं दिग्विजय सिंह जी की इस यात्रा को, और इसके पक्ष में आपकी क्या क्या दलीलें हैं कि ये यात्रा वाकई एक मजबूत मनोबल की यात्रा है और कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर और अनुकूल परिणाम लाने वाली यात्रा भी साबित हो सकती है? जी आज पंत जी। जनता पार्टी के कुशासन के चलते कांग्रेस की स्थिति पिछली बार से भी बेहतर है, और इस बार जो यात्रा दिग्विजय सिंह जी निकाल रहे हैं वो दिग्विजय सिंह जी की संगठन क्षमता के साथ साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 1 साल तक चलने वाली जनता के हित में काम करने वाली सरकार की उपलब्धियों की भी सम्मिलित यात्रा है। चेहरा कमलनाथ जी रहेंगे, लेकिन शब्द दिग्विजय सिंह जी के रहेंगे। संगठन दिग्विजय सिंह जी करेंगे, लेकिन चर्चा कमलनाथ जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने की होगी। और जिस जिस शहर में दिग्विजय सिंह जी जाएंगे, जनता को याद दिलाने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री सालों के कुशासन के 15 साल के कुशासन के बाद आया था, जिसने आम जनता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कर्ज में दबे हुए किसानों का कर्जा माफ किया था। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने गरीबों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा के 600 की थी 1000 करने वाले से। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने हर क्षेत्र में लोगों की मदद की, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया, भ्रष्टाचारियों का नाश किया, संगठित माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, और ये सारी उपलब्धियां जो कमलनाथ जी की सरकार की थी, ये दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से गली गली में पहुंचने वाली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी की यात्रा से डरती क्यों? क्योंकि जितनी बार दिग्विजय सिंह जी यात्रा से निकलते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता रोमांचित होता है, एकजुट होता है, एक साथ सरकार बनाने के लिए आता है। और साथ ही साथ जितनी बार दिग्विजय सिंह जी यात्रा पे निकले, जैसे नर्मदा यात्रा पे निकले, तो जो खनन माफिया का भ्रष्टाचार था, जिसकी चर्चा पहले से ही लोगों में थी, लेकिन वो प्रमाण के साथ एक बार वापस उजागर हुआ। अलग अलग स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की करतूतें उजागर हुआ कि मां नर्मदा के सीने में किस तरह से अवैध शराब बनाई जा रही है और लोगों को। मृणाल जी, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। आपने एक बड़ा दावा किया है कि दिग्विजय सिंह जी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी भयभीत होती है, ऐसा आपका दावा है, और उस पर आशीष जी ने तुरंत विनम्रता से प्रतिकार करते हुए अपना फिंगर रेज करके ये कुछ कहने के लिए उन्होंने इजाजत चाही। तो पहले हम उनकी टिप्पणी सुन लेते हैं कि दिग्विजय सिंह जी की यात्रा से आशीष जी और बीजेपी प्रमुदित होते हैं या चिंतित होते हैं, क्या कहेंगे जी आशीष जी? दिग्विजय सिंह जी की यात्रा से, उसके बयानों से भारतीय जनता पार्टी को तनिक भी चिंता नहीं। खरगोन में जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी के बयानों के कारण माहौल खराब हुआ, वहां के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को खरी खोटी सुनाई, वो हम सबके सामने मौजूद है। मैं केवल सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह कमलनाथ की सरकार के साथ भी थे। पत्रकारों को सबसे पहले सवाल कमलनाथ जी से पूछना चाहिए कि क्या वो दिग्विजय सिंह जी की यात्रा में साथ रहेंगे, इसका समर्थन करेंगे। जिस व्यक्ति के कारण कांग्रेस के जो नेता है वो भी दबी जुबान में स्वीकार करते हैं कि अगर कमलनाथ जी के हाथ में पूरा नियंत्रण होता तो हमारी सरकार नहीं जाती, लेकिन नियंत्रण का किसके हाथ में था, रिमोट किसका था, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और इसलिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। जिस दिग्विजय सिंह जी के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चले गई, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। वो खूब घूमे, खूब बयान दे, मध्य प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचे। कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है वो उसकी चिंता का विषय, हमारी चिंता नहीं। जी बोल लीजिए मृणाल जी, फिर मैं संदीप जी की तरफ आता हूँ। जी, जैसी एक रूपता, सहयोग और समन्वय इस बार कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी में है, ऐसा पिछले 30 साल तक दिखाई नहीं दिया। चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता लगभग समाप्ति की ओर है और लोग उनकी 15 साल पुरानी की गई घोषणाओं को उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उनके गृह मंत्री जी ही मुख्यमंत्री को धक्का देकर उनकी जगह पर बैठने का प्रयास कर रहे हैं।
और जहां अभी हाल ही में कांग्रेस से आए हुए नेताजी भी इसी चिंता में है, उधेड़-बुन में है कि कैसे शिवराज सिंह जी को प्रतिस्थापित कर उनका स्थान लिया जा सके, वहां पे समन्वय की चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। और कांग्रेस में तो बहुत स्पष्ट है, दूर दूर तक कहीं दुराव नहीं है कि अगले मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से बनेंगे केवल कमलनाथ जी, और उसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं में होंगे दिग्विजय सिंह। दोनों ही पार्टियों को शुभकामनाएं उनके दावों के लिए, बीजेपी को भी कांग्रेस को भी, कि आप अपने अपने मंतव्य और अपने अपने परिश्रम पर खूब सान चढ़ाते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र की शक्ति पक्ष और विपक्ष की शक्ति में ही निहित है। संदीप जी, मुझे ये बताइए कि इस बार का चुनाव, मुझे उस पंक्ति की भी कविता की याद आती है कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। क्यों होगा? जैसा खुद मृणाल जी ने कहा कि 30 वर्षों में जो समन्वय है उसका ये श्रेष्ठ स्वरूप है। क्यों है? क्योंकि अब नहीं तो शायद कभी नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अब नहीं तो बहुत कठिनाई होगी दोबारा होने में, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में थका है, कैडर उसका थका है, क्योंकि 2018 की सफलता ने ये बताया है कि आप कर सकते हैं, लेकिन संभाल नहीं पाते हैं आप। और बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि इतनी मजबूत पार्टी, इतना मजबूत संगठन, फिर भी 2018 में चंद सीटें कम होने से विपक्ष में बैठना पड़ा। तो दोनों ही पार्टियां इस बार कोई कोताही नहीं बरतेंगी। क्या इसीलिए ये चुनाव और ये जो नगरीय निकाय और पंचायत के भी चुनाव हैं, ये बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं? शरद जी, ये तय मानिए कि 2018 के चुनाव ने दोनों राजनीतिक दलों को सीख दी है। एक सत्ता से बाहर हुआ था, एक सत्ता में आया था और वो सत्ता को नहीं संभाल पाया। दोनों दल इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि 18 में जो हमें एक कांग्रेस कर रही है कि सफलता मिली और हम संभाल नहीं पाए, दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं 2023 में 18 की स्थितियां ना बन जाएं। स्वाभाविक सी बात है, दोनों राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं, जैसा आपने रण का कहा है, स्वाभाविक सी बात है आने वाला 23 का चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव होगा, अपने तरह से लड़ा जाएगा। जहां तक आपने नगरीय निकाय पंचायत की बात कही है शरद जी, ये सेमीफाइनल आप मानिए विधानसभा के चुनाव का, ये चुनाव की जीत हार 2023 की रास्ता तय करेगी, उस तरफ बढ़ेगा, क्योंकि माहौल इतना ज्यादा बन चुका होगा और 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं। जो जीत हासिल करेगा वो टेम्पो आगे बढ़त तो ले ही लेगा और उसे अपने पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात हो रही है शरद जी, तो दिग्विजय सिंह जी को लेके बीजेपी बड़ी निश्चिंत रहती है, कंफर्ट रहती है, क्योंकि उसे 2 वर्गों को बांटने का बड़ा आसानी से अवसर मिल जाता है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का किसी एक व्यक्ति को कारण माना जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरी नजर में या मेरी समझ में दिग्विजय सिंह एक बड़े कारण रहे। यही कारण है कि एक दिग्विजय सिंह का गुट सरकार रही हो या सरकार से बाहर रहे हो, दिग्विजय सिंह का गुट हमेशा एक गिना जाता रहा है। क्या आप इससे भी इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस सत्ता के लिए उसके तमाम मतभेदों को भी भुला देती है? और ये हमने 2018 में भी देखा था। ऐसा नहीं होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कमलनाथ जी के बीच में सत्ता को लेकर मतभेद चुनाव के पहले नहीं रहे होंगे, लेकिन चुनाव तक वो एकजुट होकर साथ काम करते रहे और सत्ता मिलने पर वो मतभेद उजागर होकर स्पष्ट रूप से सरकार गिरने तक का कारण बने। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की इस तरह की एकजुटता, जिसको समीक्षक हमेशा कहते हैं कि वो सत्ता पूर्व की एकजुटता कई बार बड़ी डेडली हो जाती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और सत्ताधारी दल को भी चौंका देती है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं शरद जी से सहमत हूं कि कांग्रेस में सत्ता तक पहुंचने के लिए सब तरह के संघर्ष किए जाते हैं, सारे लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन सत्ता ठीक उसी तरह होती मधुमक्खी की छत्ते की तरह, वहां पहुंचते और वहां मुझे लगता है झगड़े शुरू हो जाते हैं, अस्तित्व की चिंता सताने लगती है, अपने लोगों की चिंता सताने लगती है और वही कांग्रेस में टकराव होता है। सत्ता से पहले का संघर्ष कांग्रेस कर लेती है, लेकिन बाद के संघर्ष को अंदर कमरे में बैठ के निपटाने में असफल रहती है। वो चीज हमें 2019 और 20 में देखने को भी मिली है। आशीष जी, इसी चीज से क्या आपको लगता है कि बीजेपी को सतर्क रहना होगा? युद्ध की रणनीति यही है कि हर सेनापति, हर सेना नायक और युद्ध से जुड़ा हुआ हर छोटा और बड़ा कार्यकर्ता और सिपाही यही कहता है कि हम जीतेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। उधर से गामा पहलवान आ जाएं, दारा सिंह आ जाएं, कोई भी आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने राह पर राह पकड़तू एक चला चल, पा जाएगा विधानसभा चुनाव में सफलता। यही मंत्र दोनों ही दल गुंजाते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी को पुराने अनुभवों से भी सबक लेना है, क्योंकि 2018
एक ऐसा सबक है आपके लिए जिसे आप याद रखना भी चाहते हैं और भुलाना भी चाहते हैं? जी निश्चित ही शरद जी, समय काल और परिस्थितियों के अनुसार रणनीतियों में बदलाव होता है, लेकिन आपने अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा होगा। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपनी सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में भी हम लगातार सरकार बना रहे हैं। बीच में 2018 की चूक से निश्चित ही पार्टी का ध्यान उन सब चीजों पर गया है जहां कहीं न कहीं हमें थोड़ा और ध्यान रखना था। मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी संगठन सब चीजों पर विचार करता है। हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की अच्छी फौज है। हमारे मोदी सरकार के और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार के जो कार्य हैं वो लोगों के जनमानस के मन पर अंकित हो रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम कभी धार्मिक आधार पर चुनाव नहीं लड़ते। विकास के आधार पर ही हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह और सज्जन वर्मा जैसे लोग जब समाज को बांटने वाले बयान देते हैं तो कहीं न कहीं हमें भी उसकी प्रतिक्रिया देना पड़ता है। हम विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। और 2023 के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन तैयार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस कितनी भी तैयारी करे लेकिन 2023 में पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी ये बात महत्वपूर्ण है कि विकास को आधार बनाकर आप चुनाव लड़ेंगे, और लोकतंत्र में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव लड़ने का आधार व्यापक रूप से विकास और विकास का एक रोड मैप ही प्रमुख रूप से, केंद्रित रूप से होना चाहिए। मृणाल पंत जी की तरफ मैं चलूँगा। मृणाल जी, बहुत सारे बयान फिजाओं में तैरते हैं जब कांग्रेस की एकजुटता की बात होती है। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस आंदोलन की पार्टी है और आंदोलन की पार्टी में बहस मुबाहिसे उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, ऐसा समीक्षक भी मानते हैं। लेकिन कई बार आपके ये बहस मुबाहिसे आपके घर की सरहद को लांघकर चौक चौराहों पर पहुंच जाते हैं, जो जनता के मन में दुविधा उत्पन्न करते हैं, और ये दुविधा कई बार चुनाव में आपको नुकसान भी पहुंचाती है। अभी आपने एक बड़ी एकजुटता का एक प्रदर्शन करने की कोशिश की है। हम चाहेंगे कि वो बना भी रहे, निश्चित तौर पर अच्छी बात है। लेकिन क्या आप ये आश्वस्त कर सकते हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि ये जो एकजुटता कांग्रेस अभी दिखाने की कोशिश कर रही है, ये दिखावटी हाथी के दांत वाली एकजुटता नहीं है, खाने के और दिखाने के, और ये वास्तविक एकजुटता है और आप इसको कैरी करके लंबे समय तक चलेंगे? शरद जी, एकजुटता के नाव पर जिनसे सवार नहीं हुआ जाता था वो 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में अपने आप बिक गए, कांग्रेस से चले गए। कांग्रेस में जो वर्तमान नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल पार्टी की विचारधारा और निष्ठा के सूत्र से एक साथ बंधे हुए हैं। सफाई हो चुकी है, और जितने लोग भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से इस प्रदेश को मुक्त कराकर वापस एक जनता की सेवा करने वाली सरकार बनाने का संकल्प ले रहे हैं, वो निष्ठा के साथ अपने इस प्रण को पूरा करने में लगे हैं। चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो नए मुद्दे सामने आए हैं सरकार बदलने के बाद, जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार गिरी, तो वापस मध्य प्रदेश की जनता को इस बात का एहसास हुआ कि रातों रात मध्य प्रदेश महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में वापस 1 नंबर क्यों होता जा रहा है। रोज राजधानी भोपाल में बालिकाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही। रातों रात मध्य प्रदेश की जनता को एहसास हुआ कि जो बेरोजगारी कमलनाथ जी समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, उसके उल्टी तरफ शिक्षक भोपाल में लाठियां खाते हुए अपना मिली हुई नौकरी को सरकार से देने की मांग कर रहे हैं। कई सारे मुद्दे एक के बाद एक निकल कर आए हैं। अभी पहली बार हमने देखा कि बिजली का संकट मध्य प्रदेश में वापस इस सरकार के आते से ही खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश की जनता जानती और समझती है कि अक्षम सरकार वापस मध्य प्रदेश में आई है और आशा की नजरों के साथ कमलनाथ जी को वापस लाने की और प्रयास करते हुए देख रही है। आशीष जी, बहुत कम 30 सेकंड में अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क संदीप जी से लेके बातचीत को विराम दूंगा। जी बोलिए। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कितने भी मुद्दे ले आए, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास करती है और इसका परिणाम आज दिख रहा है। आप मध्य प्रदेश में कहीं भी निकल जाइए, आपको विकास होते हुए दिखेगा। ये छोटे मोटे मुद्दे कांग्रेस जो मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है, कभी महिलाओं के नाम पर, कभी आदिवासी के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है, कांग्रेस इसमें सफल नहीं हुई। चलिए, मुझे ये बताइए संदीप जी कि बीजेपी की एक ताकत ये भी है कि डबल इंजन का जो उसका नारा यूपी से गूंजा है, जिसका जिक्र आशीष जी ने भी किया, अब पार्टी की एक 2 फोल्ड स्ट्रैटेजी है, जिसमें एक मोर्चा अमित शाह जी संभालते हैं दिल्ली में बैठकर,
राज्यों का पूरा पार्टी के प्रदर्शन का रोचनामचा उनके पास होता है और वो पार्टी के टॉप स्ट्रैटेजिस्ट के साथ, रणनीतिकारों के साथ दिल्ली में बैठकर वो सपोर्ट सिस्टम दिल्ली से मुहैया कराते हैं, फीडबैक अपने सेनापतियों को देते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। कांग्रेस के पास ये आधार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास उसकी जो मजबूत शक्ति है वो है फ्री फ्लो में बल्लेबाजी करना, जो आईपीएल में की जाती है। और वो बल्लेबाजी कई बार मैच का नक्शा भी पलटने में कामयाब होती है, लेकिन ये हर बार करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि अगर आपके प्रदर्शन में बीजेपी जैसी निरंतरता होती है तो आपके बारे में निश्चयात्मक तौर पर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी लड़ाई टक्कर बड़ी दिलचस्प होगी। जी शरद जी, सपोर्ट सिस्टम की जो बात की वो साफ दिखता है कांग्रेस के अंदर नहीं है। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश की हर गतिविधि पर नजर रखता है और प्रदेश के संगठन को मौके बेमौके पर निर्देश भी देता है, और उनके बड़े नेता प्रदेश का दौरा करते रहते हैं तो उनकी नज़र रहती है। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, सही बात है, आईपीएल में एक बार 2 मैच तो आप धुआंधार बल्लेबाजी करके जीत सकते हैं, लेकिन आपके पास अच्छे खिलाड़ियों के साथ मैदान में दमखम दिखाने वाले लोग भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है शरद जी कि दिग्विजय सिंह जी की यात्रा को अगर हम देखेंगे, अगर इसमें युवाओं की हिस्सेदारी नहीं होगी, अगर युवाओं को महत्व नहीं दिया जाएगा, युवा आगे नहीं लिए जाएंगे, तो कांग्रेस पर हमला करने का बीजेपी को मौका मिलेगा और वही 2003 का नारा बंटा ढार बारा दोहराना बड़ा आसान हो जाएगा। इससे भी निपटने के लिए कांग्रेस को तैयारी तो अभी से करनी होगी, मुझे ऐसा लगता है। और बात चूंकि आईपीएल की है तो कैप्टन हमेशा बहुत ही रेपो रखते हैं। जैसे विलियमसन की हम बात करते हैं जो न्यूजीलैंड से आते हैं और एक बेमिसाल कैप्टन है, और मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियों के जो कैप्टन हैं वो ज़बरदस्त कैप्टन हैं। शिवराज जी मैचलेस हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ जी ने वो कारनामा कर दिखाया जो 15 साल में कांग्रेस के दूसरे नेता नहीं कर पाए थे। सरकार भले ही लंबी नहीं रही, लेकिन 14 महीने वो ला पाए। लेकिन अगर आप उधर से कमलनाथ जी को हटा दीजिए और इधर से अगर आप शिवराज जी को माइनस करके देखेंगे तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है दोनों पार्टियों के लिए कि बीजेपी में तो फिर भी लीडरशिप की एक श्रृंखला हम देख पाते हैं। कांग्रेस के लिए ये चुनाव ज़रूर महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें ये ज़रूर देखना होगा कि अगले चुनाव में मृणाल पंत किस भूमिका में होंगे, जो 2023 के बाद का चुनाव होगा, कौन मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी संभावित चेहरा होगा, कौन दिग्विजय सिंह जी की भूमिका निभाएगा, कौन अरुण यादव जी जैसी भूमिका में रहेगा, हालांकि उम्र उनके साथ है, लेकिन अजय सिंह जी की भूमिका में कौन होगा, पचौरी जी की भूमिका में कौन होगा, ये सब चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। क्योंकि बाइपोलर 2 दलों की राजनीति के गढ़ में आप सिर्फ दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के सहारे बैटिंग लाइनअप या बॉलिंग लाइनअप लेकर बड़े मैचों में जो 5 साल में आते हैं चुनाव रूपी, आप जीत के बहुत मंसूबे साध नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद मृणाल जी, धन्यवाद संदीप जी। आगे देखिए अफसरनामा रायपुर आईजी सीनियर आईपीएस ओपी पाल के साथ। नमस्कार।